सो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे चैप्टर जो अभी चल रहा है, चैप्टर 6 रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स, उसमें अभी हम लोग ईसोप वाला चैप्टर कर रहे हैं। पहला क्लास में हम लोग देखे थे कि भैया कंपनी जब जब अपने एम्प्लॉय को ईसोप देती है, ऑप्शन देती है परचेज करने का, और वेस्टिंग पीरियड अगर 1 साल होता है। कल वाला सम्स हम लोग खाली क्या किए थे भैया, सिर्फ 1 साल वाला सम्स किए थे। क्यों? क्योंकि अपने 5 सम किए थे, पांचों का पांचों सम हमारा 1 साल का ही था खाली। तो भैया 1 साल का सम्स तो हमें एकदम क्लियर है। 1 साल का सम्स में तो अब हमें कुछ डाउट नहीं है। 1 साल का सम्स में तो अब हमें कुछ भी डाउट नहीं है भैया। ठीक है। तो आज चलो, आज हम लोग सम्स करेंगे, आज थोड़ा बड़ा। और आज मैं आपको कह सकता हूं, अगर आज का क्लास आपको आ गया, आज का क्लास आपको आ गया, तो समझ लो आपका चैप्टर 80% हो गया। कल वाला इसलिए नहीं बोलना क्योंकि कल हम लोग करते करते फ्लो में हम लोग कुछ ज्यादा बह गए थे, और सिर्फ हम लोगों ने 1 साल का ही सम्स किया। लेकिन आज हम लोग सम्स करेंगे भैया 2 साल 2.5 साल वाला, जिसमें आपको करके भी थोड़ा लगेगा कि हाँ अब लग रहा है कि कुछ हम लोग सीखे। ठीक है। 1 साल वाला सम्स एकदम क्लियर है। एग्जाम में 1 साल वाला भी आ सकता है, 2 साल वाला भी आ सकता है, 4 साल वाला भी आ सकता है। कुछ ठीक नहीं है, हम लोग को तो भैया पूरा प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि थ्योरी लिखाऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आज भी थ्योरी स्किप करते हैं। आज सिर्फ 2.5 साल वाला जो सम्स है वो करते हैं, बहुत बढ़िया से समझते हैं। ये जो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, जो दिख रहा है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, छोटा सा दिखने में लग रहा है, लेकिन भैया इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें करनी होती है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। ठीक है। तो एक बार इसको बहुत बढ़िया से हम लोग समझेंगे एक बार। एक बार ये वाला सम्स करते हैं, फिर भैया मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, हो सके तो नेक्स्ट क्लास में तो फिर पक्का थ्योरी करना ही है। देखो होता क्या है, देखो एक बार हम लोग सम्स पढ़ते हैं पहले, ठीक है। 1 साल वाला आप लोगों को क्लियर है, और हम 1 साल वाला नहीं करा रहा हूं। बोलता है एबीसी लिमिटेड ने ग्रांट किया 1000 ईसोप ऑन 1/4/2020। 1/4/2020 चल रहा था, एक सेकंड में एक बार लाइन टान ले रहा हूँ। यहां पर चल रहा था 1/4/2020, 1 अप्रैल 2020 चल रहा था। 1 अप्रैल लिख देता हूँ आप लोग के लिए, इजी रहेगा। बुरा 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, 1 अप्रैल 2020 को जब भी आप लोग को ऐसा समझ दे दे 2 साल 2.5 साल वाला, एक बार रफ में ऐसा डायग्राम बना लोगे ना, सही बता रहा हूँ, फिर आप लोग को जनरल एंट्रीज में तो दिक्कत ही नहीं होगा। जनरल एंट्रीज में तो दिक्कत ही नहीं होगा। बच्चा लोग को दिक्कत होता है कि वो जो बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट फिर छूट जाएगा। इसीलिए एक बार डायग्राम बना के कर लोगे, जनरल एंट्रीज तो एकदम एग्जैक्ट ही है, जनरल एंट्रीज में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, एबीसी लिमिटेड जो थी 1000 ईसोप ग्रांट की। 1000 ग्रांट कितना की, 1000 ईसोप, 1000 ईसोप ग्रांट की। एट रेट ₹40, 40 रुपया करके वो ईसोप ग्रांट करती है। ठीक है। जहां पर मार्केट प्राइस चल रहा था 160 रुपया करके। अच्छा, मार्केट प्राइस क्या था, मार्केट प्राइस कितना था भैया, मार्केट प्राइस तो 160 था। तो भैया आप ये बता सकते हो लॉस कितना हो गया। भैया 160 रुपए की चीज को 40 रुपए में अगर दे दी है, तो 120 रुपए करके लॉस हो गया। इतना बता दो, इतना बता दो, इतना सही है कि नहीं, इतना सही है कि नहीं। भैया 160 रुपए की चीज को अगर एबीसी लिमिटेड 40 रुपए करके देगी, तो 120 रुपए की लॉस में दे रही है ना। इतना बात समझ आया अभी तक। बुरा फेयर वैल्यू यूजिंग द इज 120, ये तो भैया हमें पता ही है, फेयर वैल्यू 120 निकल रहा है। वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 साल। वेस्टिंग पीरियड कब है भैया, 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। मतलब देखो 2.5 साल, 1 अप्रैल 2020 को एबीसी लिमिटेड ग्रांट की, यहां से 1 साल कब खत्म हुआ, यहां से 1 साल कब खत्म हुआ भैया, 1 साल खत्म हुआ मेरा 31 मार्च 21 को। 31 मार्च 21 को 1 साल खत्म हुआ। फिर भैया 31 मार्च 22 को मेरा दूसरा साल खत्म हुआ, है ना। 31 मार्च 21 को मेरा पहला साल खत्म हुआ, 31 मार्च 22 को दूसरा साल खत्म हुआ। 2.5 साल का टाइम था ना। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 सितंबर 22 को मेरा 2.5 साल खत्म हुआ। किस किस को इतना बात क्लियर हुआ, किस किस को अभी तक इतना बात मेरा क्लियर हुआ, ये बता दो। मेरा अभी तक जो जो मैंने बात बताया, किस किस को क्लियर हो गया। हम्म। ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। एक सेकंड, यहां पर मेरा 30 सितंबर 22 खत्म हुआ।
अच्छा भैया, ये जो मेरा पीरियड था, ये वाले पीरियड कौन सा है? वेस्टिंग पीरियड। ये वाला कौन सा मेरा पीरियड है? वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड कहने का मतलब है कि इस पीरियड में अगर मेरे एम्प्लॉयज लोग अच्छे से काम करेंगे, इस पीरियड में मेरे एम्प्लॉय लोग अच्छे से काम करेंगे, तो भाई आगे आपको एक टाइम दिया जाएगा, आप उतने टाइम में आप शेयर एक्सरसाइज कर सकते हो। समझे बात? अभी तक पहले बात समझ आया? वापस से समझो, वापस से समझो। एबीसी लिमिटेड ने 1000 ईसोप ग्रांट किया 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। जहां पर या लॉस वॉस कितना था ये हम लोग समझ लिए। वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 साल। वेस्टिंग पीरियड कहने का मतलब है वो वाला टाइम जिसमें इंप्लॉय को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है। वेस्टिंग पीरियड मतलब वो वाला पीरियड जिसमें मेरे इंप्लॉय को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो आपको ईसोप नहीं मिलेगा। 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 2.5 साल। दैट मीन्स 1 अप्रैल से 2.5 साल कब होता है मेरा? 30 सितंबर 22 को मेरा 2.5 साल हो जाता है। इस टाइम में मेरे इंप्लॉय को कंडीशन फुलफिल करनी है, ठीक है। अच्छा, इस टाइम तक अगर मेरा इंप्लॉय कंडीशन फुलफिल कर लिया तो एक्सरसाइज पीरियड कब होगा पता है? एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड मतलब जो जो एम्प्लॉय मेरा कंडीशन फुलफिल कर लेता है, फिर उन लोग को टाइम दिया जाता है कि आप लोग इतना टाइम तक शेयर खरीद लो। इतना टाइम तक नहीं खरीदोगे तब तो आपका ऑप्शन जो मैंने आपको दिया था वो लैप्स हो जाएगा। समझे? सबसे पहले मेरी कंपनी ने क्या किया? वेस्टिंग पीरियड दिया कि आप 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 2.5 साल तक कुछ टारगेट फिक्स करो। अगर आप 2.5 साल तक कुछ टारगेट अपना अचीव नहीं कर पाते हो तो मैं आपको कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपको ईसोप मिलेगा ही नहीं। अगर आप टारगेट अचीव कर पा रहे हो, अगर आप टारगेट अचीव कर पा रहे हो तो आगे एक्सरसाइज पीरियड में आपको अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। आगे क्या बोलता है? एंड मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। एक्सरसाइज पीरियड क्या है? यहां से भी 1 ईयर। 30 सितंबर 22 से लेके 30 सितंबर 23 है एक्सरसाइज पीरियड। समझ रहे हो? ये कौन सा पीरियड है मेरा? एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड। आप लोग को इतना भी भयंकर डायग्राम नहीं बनाना है, मैं बस समझा रहा हूँ। ये कौन सा पीरियड है? एक्सरसाइज पीरियड। इसी बीच अगर आप लोग को पता हो, इसी बीच अगर आप लोग को पता हो तो मेरा 31 मार्च 23 एक साल खत्म हो रहा है ना? समझे? बस इतना सा बात समझे। 1 अप्रैल 20 को बस हम लोग पूरा डेडलाइन बना लिया अभी तक। 1 अप्रैल 20 को मेरी कंपनी इतना इतना इशू की, है ना। 31 मार्च एक साल खत्म हुआ, 31 मार्च 22 दूसरा साल खत्म हुआ, 30 सितंबर को सारे एम्प्लॉय का वेस्टिंग पीरियड वो हो गया, खत्म हो गया। फिर भैया 31 मार्च 23 को एक नया साल और खत्म हो गया और 30 सितंबर 23 तक मेरे एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर सकते थे। क्वेश्चन ही ना बोला मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। 1 ईयर कब से? जिस दिन मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा वहां से ही तो 1 साल तक मेरे इंप्लॉय लोग एक्सरसाइज करेंगे। समझे? ये वाला चार्ट क्लियर है? जिस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा वहां से ही तो 1 साल का टाइम दिया जाएगा कि इंप्लॉय अब आप लोग एक्सरसाइज कर लो। क्या बोला? जिस दिन मेरा वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा वहां से ही तो मेरे इंप्लॉइज लोग को 1 साल का टाइम दिया जाएगा। तो बस वही वाला केस हो रहा है। समझे? अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है एकदम। ये वाला वेस्टिंग पीरियड एक्सरसाइज पीरियड पूरा समझ गए? पूरा समझ गए। अब यार देखो, लॉस मेरे को 120 रुपया करके हो रहा है, 120 रुपया करके लॉस हो रहा है। आप मेरे को ये बता सकते हो टोटल लॉस कितना हो रहा है? टोटल लॉस भैया, टोटल लॉस मतलब 1000, मेरी कंपनी 1000 ईसोप देगी, हर एक में मेरी कंपनी को 120 रुपया करके लॉस हो रहा है। तो भैया मेरी कंपनी को टोटल कितना लॉस हो रहा है? तो मेरी कंपनी को टोटल 1,20,000 रुपया लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है कि नहीं ये बता दो। हाँ भैया लॉस तो हो रहा है, लेकिन अब एक बात बता दो, वही वाला बात हो गया। मेरे क्वेश्चन में मेरे क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड कितना साल का है? मेरे क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड कितने साल का है? भैया मेरे क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल का है। मेरे जो क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल का है ना? हाँ भैया जी, मेरे क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड कितना साल का है? 2.5 साल का है, 2.5 साल तक, है ना। वेस्टिंग पीरियड में हमेशा ध्यान देना, वेस्टिंग पीरियड मेरे में 2.5 साल का है। तो भैया ये जो मेरे को टोटल लॉस हुआ ये भी तो मेरे को 2.5 साल में बंटवारा करना होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो? मेरे क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल का है तो मुझे जो लॉस हुआ वो भी तो 2.5 साल में बंटवारा करना होगा। तो भैया आप लास्ट क्लास में क्यों नहीं किए थे? क्योंकि लास्ट क्लास में मेरा वेस्टिंग पीरियड 1 ही साल का था, तो जितना हो रहा था टोटल कर दे रहे थे। कहने का मतलब समझ रहे हो? मेरे केस में क्या हो रहा है, वेस्टिंग पीरियड मेरा 2.5 साल का है ना।
तो जो टोटल लॉस है वो मैं एक साल में क्यों बुक करूं, जैसा हम लोग लास्ट क्लास में समझ कर रहे थे। ये भी तो 2.5 साल में बंटवारा हो जाएगा ना, ये वेस्टिंग पीरियड भी तो 2.5 साल में बंटवारा हो जाएगा। ठीक है। और भैया जब बंटवारा होगा तब तब हम लोग एक तो रिजर्व बना देंगे इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से। ठीक है। तो चलो हम लोग एक बार जर्नल एंट्री करते हैं, एक बार जर्नल एंट्री चालू तो करते हैं। तो भैया देखो, सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या हम लोग 1 अप्रैल 2020 के दिन मारेंगे? नहीं मारेंगे भैया। क्यों? क्योंकि उस दिन तो कंपनी खाली ऑफर दे रही है, उस दिन तो मेरी कंपनी खाली ऑफर दे रही है, तो उस दिन तो हम लोग को कुछ करना नहीं है। अब एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ ले। बोला 3 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 अप्रैल 2022। 1 मई 22 को 300 ऑप्शन लैप्स हो गया, मतलब सब 2022 का कहानी है, 2022 में देखेंगे भैया। ठीक है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज खाली समझते चलो, हो जाएगा। तो देखो जनरल एंट्री जब भी मारेंगे, क्या हम 1 अप्रैल 2020 के दिन हम लोग जनरल एंट्री मारेंगे? नहीं मारेंगे भैया। 1 अप्रैल 2020 के दिन हम लोग कोई जनरल एंट्री नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2020 के दिन तो कंपनी खाली ऑफर दे रही है। मेरे इंप्लॉय कब खरीदेंगे? मेरे इंप्लॉय तो एक्सरसाइज पीरियड में आके खरीदेंगे ना, वेस्टिंग पीरियड में तो खाली अपना कंडीशन फुलफिल करेंगे। समझो बात। 1 अप्रैल 2020 के दिन तो मेरी कंपनी खाली ऑफर दे रही है ना। मेरे इंप्लॉय सारा शेयर कब खरीदेंगे? मेरे इंप्लॉय तो शेयर खरीदेंगे एक्सरसाइज पीरियड में आके, वेस्टिंग पीरियड में आके वो तो सिर्फ अपना कंडीशन फुलफिल करेंगे। इतना बात समझ आ गया? तो वो कब खरीदेंगे? एक्सरसाइज पीरियड में आके। ये जो एक्सरसाइज पीरियड है, मेरे इंप्लॉइज लोग तो एक्सरसाइज पीरियड में आके शेयर खरीदेंगे। ठीक है। तो भैया वेस्टिंग पीरियड में कंपनी अपना लॉस तो बुकिंग करते रहेगा ना। मेरे कंपनी को पता है कि मेरे इंप्लॉय अभी नहीं खरीदने वाले, बाद में खरीदने वाले। और जब भी हम लोग अकाउंट्स करते हैं, अकाउंट्स हम लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हैं कि फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस दिख रहा हो तो आप आज से रिकॉग्नाइज करो, फ्यूचर का क्यों वेट करना। इसीलिए हम लोग को दिख रहा है फ्यूचर में मेरी कंपनी को 1,20,000 का लॉस होने वाला है, तो मैं क्यों वेट करूं, मैं आज ही से वो लॉस को रिकॉग्नाइज करूंगा ना, थोड़ा थोड़ा। बात समझ लो। मैं ये 1,20,000 रुपया जब मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो मैं इसके लिए वेट तो नहीं करूंगा, मैं अभी से ये 1,20,000 को रिकॉग्नाइज करूंगा थोड़ा थोड़ा करके, है ना। सिंपल सा बात बता रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है जिसमें वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वेस्टिंग पीरियड है 2.5 साल। 2.5 साल के बाद मेरे इंप्लॉय एक्सरसाइज करेंगे, तो मेरे इंप्लॉय तो इस टाइम में आके एक्सरसाइज करेंगे ना। तो एज ऑन ये वाला टाइम में हम लोग कुछ जनरल एंट्री मारेंगे? क्या मारेंगे भैया? क्या लॉस को बुकिंग करते रहेंगे? समझे? आओ चलो कैसे। तो 1 अप्रैल 2020 के दिन तो हमें कोई जनरल एंट्री नहीं मारना। क्यों नहीं मारना 1 अप्रैल 2020 के दिन? क्योंकि भैया उस दिन तो मेरी कंपनी खाली ऑप्शन दी है ना। उस दिन तो कोई जनरल एंट्री नहीं मारना। तो भैया 31 मार्च के दिन मारना है? क्या मारना है? क्यों? जब जब साल खत्म होता है हम लोग अपना खर्चा रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। साल एंड में हम लोग अपना खर्चा रिकॉग्नाइज करते हैं। इस केस में भी भैया मेरा वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल है। 2.5 साल में से देखो ना, पूरा पूरी 1 साल तो खत्म हो गया। वेस्टिंग पीरियड मेरे कितने साल का है? 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 2.5 साल में देखो ना, मेरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरा 1 साल खत्म हो गया। क्या हम लोग को 1 साल का लॉस रिकॉग्नाइज करना चाहिए? करना तो चाहिए। कैसे करते हैं देखो। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 में आए, है ना भैया। 31 मार्च 2021 के दिन मेरे को 6 महीना हुआ है कि पूरा पूरी 1 साल हो गया? भैया 1 अप्रैल से 31 मार्च, भैया पूरा पूरी 1 साल हो गया, पूरा पूरी 1 साल हो गया। और भैया मुझे क्या रिकॉग्नाइज करना है? लॉस। तो लॉस मेरा क्या था? इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सब बता रहा हूं, एक बार रुको, सब बता रहा हूं। ठीक है। तो भैया मेरी कंपनी को टोटल लॉस कितने की हो रही है एज ऑन 31 मार्च? भैया मेरी देखो, मेरी कंपनी को टोटल लॉस हो रही है 1,20,000 का। 1,20,000 का मेरी कंपनी को टोटल लॉस हो रहा है, ये हमने देखा था, है ना। 1,20,000 का मेरी कंपनी को टोटल लॉस हो रहा है ना। लेकिन भैया ये लॉस तो
पूरा पूरी 2.5 साल के लिए है, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल। भैया ये लॉस तो 2.5 साल के लिए है, ये लॉस 1 साल के लिए थोड़ी है, तो डिवाइडेड बाई 2.5 कर दो। भैया ये लॉस तो 2.5 साल के लिए है ना। लॉस कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना होता है भैया, 48,000 रुपया हम लोग लॉस बुकिंग करेंगे। 48,000 रुपया का लॉस हम लोग बुकिंग करेंगे, है ना। अब मैं आप लोग को जनरल एंट्री समझा रहा हूँ। 48,000 समझ गए। मेरी कंपनी को टोटल लॉस कितना हो रहा है पूरा ईसोप में, मेरी कंपनी को, मेरी कंपनी 1000 ईसोप इशू की है, हर एक ईसोप में मेरी कंपनी को 120 रुपया करके लॉस हो रहा है। दैट मीन्स मेरी कंपनी को टोटल में 1,20,000 रुपया लॉस हो रहा है। लेकिन ये जो 1,20,000 लॉस है, ये तो 1 साल, 2 साल, 2.5 साल के लिए है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2.5 करो। इस साल मेरी कंपनी को 48,000 रुपया लॉस रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और आप एक बात देखोगे, मेरी कंपनी ने यहाँ पर एक्सपेंस खर्चा मारा, और ये मेरी कंपनी ने एक तो रिजर्व क्रिएट कर लिया, रिजर्व क्रिएट कर लिया। हाँ भैया रिजर्व है। हाँ, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व होता है ना, वैसे ही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी एक रिजर्व है ना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी एक रिजर्व है। ये रिजर्व हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, जब कंपनी एक्चुअली में ईसोप इशू करेगा, जब कंपनी एक्चुअली में एक्सरसाइज पीरियड के टाइम जब कंपनी ईसोप इशू करेगा, उस टाइम हम लोग ये रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। तो आपको समझ आ रहा है, ये रिजर्व का कोई यूज नहीं है सिर्फ ईसोप के अलावा। नाम ही है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब से कभी भी आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट अगर दिखे, तो इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। इतना बात समझ आया, ये एक रिजर्व है। कंपनी ने खर्चा मारा, कंपनी ने एक रिजर्व क्रिएट किया। बीइंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग क्रिएटेड। और नेक्स्ट क्या करोगे भैया, नेक्स्ट साल खत्म नहीं हुआ है, कोई भी खर्चा होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू राइट ऑफ करना चाहिए। ये तो मैंने बताया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। क्या लिखोगे, बीइंग एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस राइट ऑफ। समझे। किस किस को दो जर्नल एंट्री समझ आ गया बताओ, किस किस को दो जर्नल एंट्री समझ आ गया। किस किस को क्लियर हो गया। तो भैया कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात समझो। सिंपल सा बात मैंने आपको क्या बताया कि भैया जो भी मेरा ईसोप है, ईसोप तो मेरा एक्सरसाइज अभी नहीं होने वाला है, एम्प्लॉय लोग ईसोप मेरा अभी तो खरीदने वाला नहीं है, बाद में खरीदने वाला है। लेकिन भैया जो मेरी कंपनी को टोटल लॉस हो रहा है, जो मेरी कंपनी को टोटल लॉस हो रहा है, मेरी कंपनी टोटल लॉस तो बुकिंग करके रखेगी। तो बस वही हमने किया। हम लोगों ने देखा मेरी कंपनी को टोटल 1,20,000 का लॉस है, और भैया वेस्टिंग पीरियड 2.5 साल है। दैट मीन्स ये 1,20,000 का लॉस 2.5 साल के लिए है। तो इस साल मेरी कंपनी को 48,000 रुपया का लॉस बुकिंग करना चाहिए। तो मेरी कंपनी ने क्या किया, 48,000 का एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस मारा, और सिर्फ उतना ही रुपया का एक रिजर्व भी क्रिएट कर दिया। रिजर्व तो हमेशा क्रेडिट ही होता है। और भैया जो भी मेरा खर्चा था, खर्चा को तो पीएल के थ्रू राइट ऑफ करते ही है। तो भैया पहला साल का तो मेरा काम हो गया। आओ ना, इसके लिए हम लोग एक तो नोट भी बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक तो नोट भी बना लेते हैं, बढ़िया सा नोट बना लोगे तो आप लोग को क्लियर रहेगा। एक बार नोट ही बना लेते हो, नोट। नोट एक फॉर्मेट आप लोगों को नोट्स समझा दे रहा हूँ, ऐसा नोट्स बना लोगे ना, हर जगह आप लोगों का काम आ जाएगा। 3 साल का समझ दे कि 4 साल का समझ दे, आराम से मैनेज कर लो। कितना कॉलम बनाओ, एक तो ईयर, ईयर का बना दो, और
लॉस टोटल लॉस रुको इतना तो बनाऊं पहले देखता हूँ। मैं कुछ सिंप्लीफाई करने का सोच रहा था नोट वन। क्या लिखोगे नोट वन में? कैलकुलेशन ऑफ लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। हम लोग कितना लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे एवरी ईयर। ठीक है, तो मेरा ईयर, सबसे पहले मेरा कौन सा ईयर है? ईयर एंडेड लिख देता हूँ। भैया 3 साल, आप बोलोगे कि भैया आप तो 3 साल का बात कर रहे हो, 3 साल का बात कर रहे हो, लेकिन वेस्टिंग पीरियड तो एक, वेस्टिंग पीरियड तो मेरा 30 सितंबर 22 को खत्म हो जा रहा है। चलो 30 सितंबर 22 कर दे रहा हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगा एक बार। 30 सितंबर 22 ही कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि कैसे हम लोग लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, कैसे हम लोग लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो भैया ये हो गया मेरा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, यहाँ लिखोगे टोटल ऑप्शन, यहाँ लिखोगे अनवेस्टेड ऑप्शन। ठीक है, टोटल ऑप्शन अभी तक कितना है? अभी तक कितना है भैया? देखो ऐसे करोगे, अभी तक मेरा टोटल ऑप्शन कितना है? भैया मेरी कंपनी ने 1000 ऑप्शन दे के रखा है, 1000 ऑप्शन दे के रखा है। एनी अनवेस्टेड ऑप्शन? क्या अभी तक कोई अनवेस्टेड ऑप्शन हुआ है? नहीं भैया, सारा अनवेस्टेड ऑप्शन 2022 में जाके हुआ है। अभी तक कुछ भी अनवेस्टेड ऑप्शन हुआ नहीं। तो बस इसको ऐसे कर दो। हाँ, ऐसे कर दो। तो बस क्या लिखोगे, 1000 1000 का मेरे को बनाना है। ठीक है, तो टोटल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। तो क्या लिखोगे? वही कैलकुलेशन। मेरी कंपनी को लॉस कितना हो रहा है? 1000, 1000 ईसोप में, 1000 ईसोप में हर एक में 120 रुपया करके लॉस हो रहा था। लेकिन भैया एक दो ढाई, 2.5 साल का बात है ना? तो ₹48,000। पहला साल हम लोगों ने कितना लॉस रिकॉग्नाइज किया? 48,000 का लॉस हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। सही है, ऐसा वर्किंग बना के करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पहला साल हमने कितना का लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया? 48,000 का। और भैया मतलब हमारा यहाँ तक का तो काम क्लियर, हमारा यहाँ तक का तो काम एकदम अभी तक क्लियर। आगे क्या बोलता है? आगे भैया हम लोग आएंगे 31 मार्च 2022 के दिन। क्या 31 मार्च के दिन भी मेरे क्वेश्चन ने कुछ कहा? भैया ये ऑप्शन 1 मार्च, 1 मई 2022, भैया 31 मार्च तक तो कुछ क्वेश्चन ने कहा नहीं। और 31 मार्च को मेरे क्वेश्चन ने पूछा नहीं? भैया देखो मेरे क्वेश्चन 31 मार्च के बाद का बात कर रहा है। मेरा क्वेश्चन जो है 31 मार्च के बाद का बात कर रहा है। तो भैया एज ऑन 31 मार्च के दिन भी, एज ऑन 31 मार्च 2022 के दिन भी टोटल ऑप्शन 1000 ही है। 1000 में से अभी तक कुछ अनवेस्टेड हुआ नहीं, क्योंकि भैया जो भी अनवेस्टेड हुआ है सब मतलब समझाऊंगा, खाली इतना याद रखो, जो भी ऑप्शन अनवेस्टेड हुआ है वो 1 मई के दिन हुआ है, 1 मई 2022 के दिन। हम लोग अभी कौन से दिन का काम कर रहे हैं? 31 मार्च 22 के दिन का। हम लोग कौन से दिन का काम कर रहे हैं? 31 मार्च 22 के दिन का। और ये तो बोल रहा है 1 मई 2022 के दिन का। नहीं भैया, ठीक है भैया। हाँ, तो भैया इस केस में भी 1000 ऑप्शन, 120 रुपया करके लॉस है 2.5 साल के लिए, तो कितना होना चाहिए? 48,000। ठीक है, चलो मेरे को सेकेंड ईयर भी कितना रिकॉग्नाइज करना है? 48,000। तो 31 मार्च 2022 के दिन आप क्या जर्नल एंट्री मारोगे? वही एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट।
टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना रुपया? 48,000। ये हम लोगों ने कहा दिखाया? नोट वन में। और सिमिलरली क्या कर लोगे उसी दिन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। $48,000। समझे? समझे? तो देखो, पहला साल हम लोग का खत्म हुआ था 31 मार्च 21 के दिन। यहां तक मेरा कोई भी अनवेस्टेड ऑप्शन कुछ नहीं था, क्वेश्चन भी पूरा साइलेंट था। तो बस अपने कुछ नहीं किए, टोटल लॉस जितना हुआ उसमें एक साल का बुकिंग कर लिया। यहाँ पर भी टोटल लॉस जितना हुआ एक साल का हम लोग बुकिंग करते गए, है ना। अब आते हैं भैया, अब आगे क्वेश्चन तो मेरा कुछ बोल रहा है। अब आगे क्वेश्चन कुछ तो बोल रहा है मेरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? बोलता है 300 अनवेस्टेड ऑप्शन, 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 मई 2022। क्वेश्चन मेरा बोलता है 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 मई 2022। 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 मई 2022। एक बार इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये लाइन का मतलब समझो। 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 मई 2022। ठीक है भैया, हम लोग 31 मार्च 2022 हम लोग 2 साल का लॉस पूरा बुकिंग कर लिए। हम लोग को कितना साल का लॉस बुकिंग करना था? 2.5 साल का। 2.5 साल में क्या हम लोगों ने 2 साल का लॉस बुकिंग किया? भैया बहुत अच्छे से 2 साल का लॉस तो बुकिंग कर लिया, नोट भी बना लिया। अब भैया यहाँ तक का बात हो गया। अब यहाँ पर आओ, इस बीच क्या हुआ? इस बीच क्या हुआ? हाँ, 300 ऑप्शन लैप्स हो गया, लॉ लैप्स हो गया। अनवेस्टेड, अनवेस्टेड मतलब क्या है? वेस्टेड मतलब क्या? वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या कि इंप्लॉय आपको कंडीशन फुलफिल करना था। अनवेस्टेड मतलब कि मेरे इंप्लॉय ने कंडीशन फुलफिल ही नहीं किया होगा। समझ रहे हो? अनवेस्टेड का मतलब क्या है कि मेरे इंप्लॉय ने कंडीशन फुलफिल नहीं किया होगा। तो 1 मई 2022 के दिन क्या हुआ? 300 ऑप्शन लैप्स हो गए। समझ रहे हो? मतलब इस बीच क्या हुआ? 1000 थे, 1000 में 300 ऑप्शन लैप्स हो गए। समझ रहे हो? इस बीच क्या हुआ? टोटल 1000 ऑप्शन थे, 1000 में कितने लैप्स हो गए? 300 ऑप्शन लैप्स हो गए, है ना। तो जब जब आपका कुछ लैप्स हो जाए, आप क्या करोगे? हाँ, आप क्या करोगे? आप पहले ये करोगे, टोटल टोटल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि भैया टोटल कितना लॉस होना चाहिए था? टोटल कितना लॉस लॉस मेरे को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था? भैया देखो, अब तो आपको पता ही है कि 300 ऑप्शन लैप्स हो गए, तो आप 1000 शेयर पे तो लॉस बुकिंग नहीं करोगे, आप तो 700 शेयर पे ही लॉस बुकिंग करोगे। 700 शेयर पे 120 रुपया करके कितना होता है? 84,000। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? अब तो आपको पता ही है ना कि भैया 1000 शेयर पे 300 शेयर तो मेरे को देना ही नहीं है एम्प्लॉय को, क्योंकि 300 ऑप्शन तो लैप्स ही हो गए। जब 300 ऑप्शन अगर लैप्स हो गए, तो आप 1000 शेयर पे क्यों लॉस बुकिंग करोगे? आप तो 700 शेयर पे लॉस बुकिंग करोगे। तो टोटल आपको कितना लॉस बुकिंग करना चाहिए? 84,000। लेकिन लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, आप ऑलरेडी कितना लॉस रिकॉग्नाइज कर चुके? आप कितना ऑलरेडी लॉस रिकॉग्नाइज कर चुके, है ना। आप कितना ऑलरेडी लॉस रिकॉग्नाइज कर चुके? भैया मैंने तो ऊपर में एक बार 48,000 का जनरल एंट्री मार दिया, नीचे में एक बार और 48,000 का जनरल एंट्री मार दिया। मतलब भैया मैंने 96,000 का लॉस तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करके रखा है। मेरे को करना था 84 का, मैंने 96 का कर दिया। मतलब भैया मैंने एक्सेस एक्सेस लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया, एक्सेस लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया। बात समझ रहे हो? मैंने क्या कर दिया? लॉस को एक्सेस लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया 12,000 से। किस किस को मेरा बात क्लियर? कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। पहले क्या था? फर्स्ट ईयर के एंड में हमें नहीं पता था, फर्स्ट ईयर के एंड में हमें कुछ नहीं पता था कि कितना लैप्स होने वाला है, नहीं होने वाला है।
तो हम लोगों ने पूरा 2.5 साल के हिसाब से हमने फर्स्ट ईयर में 48,000 का जनरल एंट्री मार दिया। सिमिलरली जब सेकेंड ईयर खत्म हुआ हमने पूरा 48,000 का लॉस बुकिंग कर दिया। जब हम लोग थर्ड ईयर में आए तब मुझे पता चला 300 ऑप्शन तो लैप्स ही हो गए। तो जब 300 ऑप्शन लैप्स हो गए तो आप पहले ये पता करो कि टोटल लॉस बनता कितना है। तो भैया 700 शेयर पे 120 रुपया करके भैया 84,000 का तो मेरा लॉस बनता है। मेरा टोटल लॉस कितना बनता है? 84,000 का तो मेरा लॉस बनता है। लेकिन आपने ऑलरेडी 96,000 का बना के रखा है, एक साल 48,000, एक साल 48,000, तो भैया एक्स्ट्रा आपने बना दिया ना, एक्स्ट्रा आपने 12,000 का बना दिया। और आप अगर ध्यान दोगे तो आपने एक तरीके से एक तो रिजर्व बना के रखा है। एक तो देखो ना 48,000 का एक तो रिजर्व बना के रखा, नीचे पे 48,000 का एक और रिजर्व बना के रखा है। मतलब आपने 96,000 का आपने रिजर्व बना लिया ऑलरेडी। समझ रहे हो? आपने ऑलरेडी 96,000 का रिजर्व बना लिया, जो कि जरूरत ही नहीं था। हमें तो जरूरत 84,000 का था। दैट मीन्स भैया हम लोग अपना रिजर्व ज्यादा बना लिए क्या? हाँ भैया आप लोग अपना रिजर्व ज्यादा बना लिए। ज्यादा बना लिए तो कम करो, ज्यादा बना लिए तो कम करो। समझ रहे हो बात? रिजर्व अगर ज्यादा बना लिए तो कम करोगे ना, कम करोगे ना। हाँ, ये रिजर्व को कम करना है ना, तो भैया ये रिजर्व को कम करना है तो ये रिजर्व को डेबिट कर दो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। ये रिजर्व को कर दोगे भैया डेबिट। और भैया क्योंकि इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो रिजर्व है ये तो हमारा फ्रीली यूज नहीं था, तो इसमें मैंने 12,000 जबरदस्ती का ज्यादा बना के रखा है। तो यहाँ से 12,000 डाल के कहाँ डाल दो? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। यहाँ से 12,000 कहाँ डाल दो? जनरल रिजर्व में डाल दो, टू जनरल रिजर्व। यहाँ से 12,000 कहाँ डाल दो? जनरल रिजर्व में डाल दो। समझ रहे हो? हाँ, बीइंग एक्सेस रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्योंकि भैया जनरल रिजर्व तो मेरा फ्रीली यूज होता है। बात समझ रहे हो? वो कुछ नहीं, बस हमने वो वाला रिजर्व कम किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है? और कैलकुलेशन कहां से की है? नोट वन, नोट वन। बस समझ आया? मेरे को जब तीसरा साल लगा, तीसरा साल में मेरे को पता चला कि भैया टोटल ऑप्शन में से 300 ऑप्शन तो अनवेस्टेड हो गए, अब उसका तो कुछ होना ही नहीं है। तो भैया टोटल मेरी कंपनी अब इशू कितना इशू करेगी? 700। 700 शेयर पे लॉस कितना होना चाहिए? 84,000। आपने ऑलरेडी 96,000 का रिजर्व बना के रखा है 2 साल में। तो भैया जो आपने 12,000 का रिजर्व एक्सेस बना के रखा है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। जो 12,000 का रिजर्व आपने एक्सेस बना के रखा है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। अब मेरा बात है भैया किस दिन करूंगा? इस दिन करूंगा क्या? नहीं भाई, हम लोग जो भी अपना ट्रांसफर करते हैं ना सब ईयर एंड में ही करते हैं, सब ईयर एंड में ही करते हैं, 31 मार्च 2023। समझे? हाँ, अब आप लोग को समझे? दैट मीन्स भैया पहला साल हमने 48,000 का देखो रिजर्व बनाया, लॉस पीएल से एडजस्ट कर दिया। दूसरा साल फिर हमने 48,000 का रिजर्व बनाया, पीएल से एडजस्ट कर दिया। तीसरा साल हमें कोई रिजर्व बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि हमने एक्सेस बना दिया था। हमने एक्सेस बना दिया था तो हम लोग क्या किए? बचा कुछ रिजर्व को जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर दिए। हम लोग क्या किए? बचा कुछ जो हम लोग एक्सेस रिजर्व बना के रखे थे उसको हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया। बस, है ना? जो हमने एक्सेस रिजर्व बना के रखा था उसको हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया। समझे? अब भैया देखो आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है? बोलता है 600 ऑप्शन आर एक्सरसाइज ऑन 30 जून 2023। अच्छा 30 जून को क्या हुआ? 30 जून 2023 को क्या हुआ? 600 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया। 600 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया दैट मीन्स मेरे इंप्लॉय लोगों ने 600 शेयर खरीद लिया। तो खरीद लिया तो मेरे बैंक में रुपया आया होगा, है ना? और मैंने क्या इशू किया? इक्विटी शेयर इशू किया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम में ही किया होगा। और भैया जो बचा कुचा लॉस है, लॉस के लिए मैं क्या लिखूं? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट? नहीं नहीं, हम लोग तो रिजर्व बना रहे थे ना।
हम लोग इतना देर से एक तो रिजर्व बना के रखे है ना। याद रखना, जब भी 1 साल वाला सम्स रहता है, 1 साल वाले सम्स में हम लोग कोई रिजर्व नहीं बनाते, डायरेक्ट हम लोग एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि ये 2.5 साल का सम्स है, तो भैया इसमें तो हम लोग को एक थोड़ा रिजर्व बनाना होगा ना। और हम लोग कौन सा रिजर्व बना रहे हैं इतना देर से? भैया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट के नाम से, है ना। तो जो भी मेरा लॉस होगा कहां से एडजस्ट करना है? वो हम लोग जो रिजर्व में जमा कर रहे थे इतना दिन से, है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। हम लोग इतना देर दिन से रिजर्व में रुपया जमा कर रहे थे कि नहीं? हाँ, हम लोग इतना दिन से रिजर्व में तो रुपया जमा कर रहे थे, बस हमने वही रिजर्व एडजस्ट कर लिया। अब यह बताओ, मेरे एम्प्लॉय कितना शेयर खरीद लिए? 600। 600 मेरे एम्प्लॉय 600 शेयर खरीद लिए। हर एक शेयर का मेरे एम्प्लॉय ने तो मेरे को 40 ही रुपया करके दिया होगा, उससे तो ज्यादा देगा नहीं मेरा एम्प्लॉय। एक शेयर का मुझे 40 रुपया करके ही देगा, ठीक है। अब यह जो मेरे को लॉस कितने का हो गया? 600 शेयर का, एक शेयर पे 120 रुपया करके जो भी लॉस है वो मैं रिजर्व से एडजस्ट कर लूंगा। हाँ, और भैया मेरे एक शेयर का दाम कितना है? एक शेयर का दाम, भैया मेरे एक शेयर का दाम तो 10 ही रुपया होगा, कुछ नहीं बोला तो एक शेयर का दाम कितना होगा? 10 ही रुपया करके होगा, है ना। और भैया बचा कुछ ही, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस 160 है, मतलब भैया एक शेयर का दाम 10 रुपया, मार्केट प्राइस है 160, मतलब 150 रुपया का प्रीमियम है ना। जो एक्स्ट्रा रुपया वो पूरा प्रीमियम, समझे। वही वाला एंट्री है जैसा कल कर रहे थे, बस इसमें हम लोग एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट नहीं लिखे, क्योंकि हम लोग रिजर्व से एडजस्ट करेंगे ना। तो 600 शेयर पे 40 रुपया करके मेरी कंपनी को मिलेगा, 24,000 रुपया मेरी कंपनी को मिलेगा। 600 शेयर पे 120, 72,000 का मेरी कंपनी को लॉस हो गया। समझे, ये हो गया। क्या लिखोगे? बिंग 600 ऑप्शंस एक्सरसाइज बाय एम्प्लॉइज, बस मेरे एम्प्लॉय ने 600 ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप लोग के मन में डाउट होना चाहिए, भैया मेरी कंपनी ने 1000 ईसोप इशू किया था, 1000 में से 300 खत्म हो गए थे, मतलब 700, लेकिन मेरे एम्प्लॉय ने 600 ही खरीदा, है ना। अभी भी 100 ईसोप का जो हमने रिजर्व बना के रखा है वो तो फालतू पड़ा है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? मैंने रिजर्व कितना के हिसाब से पहले बनाया था? भैया सबसे पहले मैंने 1000 ईसोप्स के हिसाब से रिजर्व बनाया था, फिर 300 ऑप्शन तो लैप्स ही हो गए, तो मेरे पास अभी 700 के हिसाब का रिजर्व बचा हुआ है। लेकिन 700 में से मेरे एम्प्लॉय ने तो 600 ही खरीदा, मतलब अभी भी मेरे रिजर्व में 100 ईसोप का रुपया बचा हुआ है। आगे क्या बोलता है? 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड क्या था? 30 सितंबर 23 को, 30 सितंबर 23, जब 30 सितंबर 23 आता है, 38 सितंबर 23, 38 सितंबर 23 को क्या हुआ कि कंपनी वेट कर रहा था कि मेरा एम्प्लॉय आएगा खरीदने, आएगा आएगा आएगा, नहीं आया। तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो 100 ऑप्शन क्या हो गए? लैप्स हो गए। तो लैप्स हो गए तो जो मेरे रिजर्व में रुपया पड़ा है, कौन सा रिजर्व था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। कंपनी यहां से रिजर्व में ये वाला रिजर्व को खाली करके रुपया कहां डाल देगा? जनरल रिजर्व में डाल देगा। क्यों? क्योंकि मेरे रिजर्व में तो रुपया बचा है ना। कंपनी इसको कहां डाल देगा? जनरल रिजर्व में डाल देगा। कितना रुपया भैया? कितना रुपया? वही 100 ऑप्शन का 120 रुपया करके 12,000 रुपया को मेरी कंपनी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ड्यू टू 100 ऑप्शंस लैप्स्ड, बस 100 ऑप्शन लैप्स हो गए, एम्प्लॉय खरीदने नहीं आया, तो हमने उसका जो रिजर्व बना के रखा था हमने उसको जनरल रिजर्व में डाल दिया। देखो सम्स खत्म हो गया, सम्स खत्म हो गया। और सम्स कराने में मेरे को 40 मिनट लग गया, छोटा सा सम्स कराने में मेरे को 40 मिनट लग गया, सम्स भी हो गया खत्म।
समझे? तो देखो सम्स ऐसा भी नहीं है कि सम्स ज्यादा ही इजी है, थोड़ा सा बस आप लोग को दिमाग लगाना है, लेकिन हार्ड भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। अब पता है जब हो जाएगा ना, आप लोग अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को एक बार चेक कर लो। क्रेडिट में हो तो माइनस, प्लस में हो तो प्लस, डेबिट में हो तो प्लस। यहाँ 48,000 माइनस में लिखो कैलकुलेटर में, -48,000। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर 48,000 माइनस में लिखो। फिर भी आप 12,000 को प्लस कर दो, डेबिट में प्लस कर रहे हैं, उसमें माइनस कर। फिर भैया 72,000 को प्लस कर दो, और फिर भैया लास्ट में 12,000 को प्लस कर दो। देखो आपका इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा। किस लिए कुछ नहीं बचा? क्योंकि बीच में हमें ये पता चला था कि हमने एक्स्ट्रा रुपया रिजर्व में डाल दिया है। तो अगर हम लोग एक्स्ट्रा रुपया डाल दिए थे तो हम लोगों ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। लास्ट में जो 100 ऑप्शन थे, 100 वाले का भी हमने देखो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। आपका इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जीरो आना चाहिए। अगर जीरो है दैट मीन आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। समझे? तो देख लो, ये था आपका 2.5 साल वाला सम्स। ये था आपका 2.5 साल वाला सम्स। हो सकता है, मेरे को लगता है कि कहीं दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देख। एक बार अपने आप प्रैक्टिस जरूर करके देखो। मैंने बहुत आस्ते आस्ते समझाया है, एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये कर लोगे, और अगर नहीं भी समझ आया मान लो, तो एक बार वापस से देखो, फिर एक बार मेरे को मैसेज कर लो, मैं समझाने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4.5 साल वाला सम्स जब करेंगे, तो वो थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी आपको दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट साल हम लोग कौन सा सम्स करेंगे? 4.5 साल वाला सम्स करेंगे। ये वाला देखो क्या बेटा, अजंता ग्रांट्स 120 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ 460 एम्प्लॉय। कंपनी 460 एम्प्लॉय को 120 ऑप्शन करके दे रही है। हाँ, तो 120 460 एम्प्लॉय को 120 करके, दैट मीन्स मेरी कंपनी 55,200 शेयर दे रही है। मेरी कंपनी में 460 एम्प्लॉय है, मेरी कंपनी ने हर एम्प्लॉय को 120 शेयर करके दिया, तो मेरी कंपनी टोटल 55,200 शेयर देगी। ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर अजंता ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। अच्छा, ये 3 साल का क्या है? वेस्टिंग पीरियड है। 3 साल कहने का क्या मतलब है? वेस्टिंग पीरियड, कि हर ग्रांट तभी मिलेगा जब मेरे यहाँ एम्प्लॉय वर्क करेंगे 3 साल के लिए। ये तभी मिलेगा जब मेरे एम्प्लॉय वर्क करेंगे 3 साल के लिए। अजंता हैज एस्टिमेटेड दैट कि फेयर वैल्यू इज 12। फेयर वैल्यू कहने का क्या मतलब है? कि अजंता लिमिटेड ये सोच रहा है कि उसको 12 रुपया करके लॉस होने वाला है। जब जब फेयर वैल्यू दे दे, फेयर वैल्यू कहने का मतलब है कि लॉस, फेस वैल्यू नहीं बोला, फेयर वैल्यू। बार बार बोला हूं, फेस वैल्यू नहीं बोला, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कहने का मतलब है कि उसको लग रहा है कि उसको 12 रुपया करके लॉस हो जाएगा, है ना। अजंता एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ एम्प्लॉय विल लीव ड्यूरिंग द 3 ईयर। अच्छा, अजंता लिमिटेड को क्या लग रहा है कि भैया 25% एम्प्लॉय तो छोड़ेगा ही 3 साल में, सो फॉरफिट देयर राइट टू द शेयर ऑप्शन। कंपनी एस्टिमेट कर रहा है ना, जरूरी थोड़ी है 100 का 100% एम्प्लॉय मेरे यहाँ 3 साल के लिए काम कर ले, और 3 साल के लिए काम कर लेंगे तो सभी को मैं शेयर दे दूंगा। जो काम करेंगे उनको तो शेयर देना ही पड़ेगा, लेकिन जरूरी है क्या कि सारे के सारे एम्प्लॉय मेरे यहाँ 3 साल के लिए काम करेंगे? ये बताओ। जो काम करेंगे उनको शेयर मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एम्प्लॉय 3 साल के लिए काम करेंगे। तो अजंता लिमिटेड क्या सोच रहा है कि 25% एम्प्लॉय तो छोड़ ही देंगे 3 साल में, है ना। तो भैया, तो मैं जब प्रोविजन बनाऊंगा ही तो मैं 100% के लिए क्यों बनाऊं? 25% एम्प्लॉय तो छोड़ ही देंगे, तो मैं 75% एम्प्लॉय के लिए प्रोविजन बनाऊंगा। समझ लो, 25% एम्प्लॉय तो छोड़ने ही वाले हैं, है ना। वो एस्टिमेट करके रखा है कि 25% एम्प्लॉय तो रहेंगे ही नहीं, छोड़ ही देंगे, तो मैं सिर्फ 75% एम्प्लॉय के लिए लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा, है ना। बताओ कितना लॉस होता है? 55,200, 12 रुपया करके लॉस है, इंटू में 75%। समझ रहे हो क्या बोला? 55,200 शेयर कंपनी दे रही है। 55,200 कैसे आया? 120 शेयर करके देगी 460 एम्प्लॉय को, है ना। 120 शेयर देगी 460 एम्प्लॉय को। मेरी कंपनी 55,200 शेयर देगी, हर एक शेयर में मेरी कंपनी को 12 रुपया करके लॉस होगा। और ऐसा कंपनी कितने एम्प्लॉय को देगी? 100% एम्प्लॉय को नहीं देगी, क्योंकि कंपनी सोच रही है 25% एम्प्लॉय को छोड़ के ही जाएंगे, तो मेरी कंपनी 75% एम्प्लॉय को देगी। ठीक है, तो मेरी कंपनी को टोटल लॉस हो रहा है 4,96,800 का, 4,96,800 का टोटल लॉस हो रहा है। लेकिन भैया ये एवरीथिंग टर्न आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, 25% एम्प्लॉय छोड़ भी दिए। अच्छा ही है। हाँ, तो
टोटल लॉस मेरी कंपनी को इतना हो रहा है, लेकिन ये मेरा 1 साल का तो लॉस नहीं है। कितने साल का लॉस है? 2, ढाई, 3, 4, कितने का भैया? ऊपर में लिखा था कि वर्किंग ओवर नेक्स्ट 3 ईयर, जो 3 साल तक काम करेंगे। तो भैया ये 3 साल का लॉस है। तो हर साल मेरी कंपनी को 1,65,600, 1,65,600, 1,65,600 का लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। समझे? हर साल मेरी कंपनी को 1,65 का लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, 1,65,600 का। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन करा रहा। समझे? हर साल मेरी कंपनी को 1,65,600 का लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब देखो, जैसा हमने ऊपर में 2.5 साल वाला सम्स किया था, यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड है 4.5 साल। और आपको पता आपके सीएस के एग्जाम में 5 नंबर के लिए इतना बड़ा आंसर पूछा था। देखो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3.5 पेज, 5 नंबर का दिया था सिर्फ इंस्टीट्यूट। 4.5 साल का सम्स, मुझे भी नहीं पता क्यों दिया था इतना बड़ा, लेकिन दे दिया था। अब इंस्टीट्यूट है, कुछ भी दे सकता है। ये हम लोग कल करेंगे 4.5 साल वाला। ये समझ आया? ये समझ आया? और ये 2 नंबर करेंगे, 2.5 ईयर। 2.5 ईयर। क्वेश्चन 2 करते हैं। हाँ, ये वाला समझ आ गया, और एक बार क्वेश्चन 2 भी करते हैं, तब थोड़ा क्लैरिटी आएगी आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। ठीक है, देखो, आओ सबसे पहले हम लोग एक तो डायग्राम बना लेते हैं। बोला ना, जब जब बड़ा सम ऐसा रहेगा, डायग्राम बना के करो तो ज्यादा बेटर है, ऐसे ही मत करो। डायग्राम बना के करो। क्या बोल रहा है? एस लिमिटेड ने हजार ऑप्शन दिया 1/4/2020 को, 1 अप्रैल 20 चल रहा था। मेरी कंपनी ने ग्रांट किया 1000 शेयर। ठीक है, 1000 शेयर ग्रांट किया @रुपीज 60, 60 रुपया में दिया। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 2.5 साल का। तो भैया 1 साल मेरा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। सेकेंड साल मेरा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 30 सितंबर 2022 को मेरा 2.5 साल खत्म हो जाएगा। ये किस किस को क्लियर है? भैया ये जो मेरा टाइम है, ये मेरा कौन सा टाइम चल रहा था? वेस्टिंग पीरियड। कौन सा टाइम चल रहा था? वेस्टिंग पीरियड का टाइम चल रहा था। समझे? ये मेरा कौन सा टाइम था? वेस्टिंग पीरियड का। 2.5 साल वेस्टिंग पीरियड था, है ना। वेस्टिंग पीरियड कहने का मतलब है कि मेरे एम्प्लॉय यहाँ 2.5 साल काम करेंगे। अच्छा, जब एग्जाम में करोगे ना, ये वाला चीज मेन सीट में मत कर देना, नीचे नोट देके लिख के करना, जो भी आपको डायग्राम करना, अगर करना हो तो। 2.5 साल का क्या है? मेरा वेस्टिंग पीरियड है। मेरा वेस्टिंग पीरियड है 2.5 साल, मतलब मेरे एम्प्लॉय को 2.5 साल काम करना होगा। एक्सरसाइज पीरियड कितना है? 1 ईयर का। अच्छा, 1 ईयर का एक्सरसाइज पीरियड मतलब 30 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक मेरे एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कौन सा पीरियड है? एक्सरसाइज पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? एक्सरसाइज पीरियड। इतना ठीक है। बोला मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट इज 90। अच्छा, मार्केट प्राइस 90 है। मार्केट प्राइस 90 है, तो भैया एक बात बता दो, 90 रुपया का चीज को मेरी कंपनी 60 रुपया में दे रहा है, तो मेरी कंपनी को लॉस कितने का हो रहा है? भैया 30 रुपया करके लॉस हो रहा है कि नहीं, ये बता दो। 90 रुपया, एक एक ईसोप का दाम है 90 रुपया, मेरी कंपनी दे रही है 60 रुपया में, तो 30 रुपया करके मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है ना। हाँ, देखो आगे बोल भी दिया, फेयर वैल्यू इज 30। ऑल द ऑप्शन वे आर एक्सरसाइज ऑन 31/7/2023। 31/7/23 को सारा ऑप्शन वो हो गया जर्नलाइज 10 रुपया करके, मतलब कुछ भी अनवेस्टेड ऑप्शन नहीं है मेरे क्वेश्चन में, कुछ भी अनवेस्टेड ऑप्शन है ही नहीं।
कुछ भी अनवेस्टेड ऑप्शन है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलो खाली हम लोग को जनरल एंट्री मारना है। तो वही, जिस दिन कंपनी ने ग्रांट किया उस दिन कोई जनरल एंट्री मारेंगे नहीं भैया, हम लोग तो ईयर एंड में जनरल एंट्री मारेंगे। 31 मार्च 2021 के दिन, हम लोग तो 31 मार्च 2021 के दिन एक जनरल एंट्री मारेंगे। क्या जनरल एंट्री मारेंगे बोलो तो? वही खर्चा, इंप्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट करते हैं ना। वही एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और भी आएगी, हम लोग क्या कर देंगे, एक तो रिजर्व भी बना लेंगे। वो रिजर्व का नाम क्या रहेगा? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। खर्चा को डेबिट कर दिया और वहां पर हम लोग एक तो रिजर्व बना लिया। सिमिलरली भैया नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? जो भी हमारा खर्चा था उसको पीएल के थ्रू राइट ऑफ कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो ये जो खर्चा है इसको हम लोग पीएल के थ्रू राइट ऑफ कर लेंगे टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या बना लेंगे, नोट वन बना लेंगे। नोट वन जैसा हम लोग लास्ट इसमें बनाए थे, ईयर टोटल अनवेस्टेड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज, कैलकुलेशन ऑफ लॉस टू बी रिकॉग्नाइज, ऐसा टेबल बना लेते हैं। ठीक है, नोट वन रुको, नोट वन, कैलकुलेशन ऑफ लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। ईयर एंडेड, पहला साल मेरा कब खत्म हो रहा है? पहला साल मेरा कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 21 के दिन। पहला साल मेरा कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 21 के दिन। फिर 31 मार्च 22 के दिन। फिर भैया, फिर कौन सा दिन खत्म हो रहा है, एक वेस्टिंग पीरियड कौन सा दिन खत्म हो रहा है? 30 सितंबर 22 के दिन। 30 सितंबर 22 के दिन, है ना। अच्छा, मेरा टोटल ऑप्शन अनवेस्टेड ऑप्शन, टोटल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। भैया कोई भी मेरा ऑप्शन अनवेस्टेड हुआ है? नहीं भैया, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं बोला था। तो वही कंपनी ने जो 1000 ऑप्शन ग्रांट किया था वही 1000, अनवेस्टेड तो कुछ भी नहीं हुआ। अब बताओ टोटल लॉस कितना हो रहा है? टोटल लॉस भैया 1000 ऑप्शन है और मेरी कंपनी को 30 रुपया करके लॉस हो रहा है। हमने देखा भी था 60 का चीज 90, 90 का चीज 60 में, तो भैया 30 रुपया करके लॉस हो रहा है। लेकिन भैया ये जो लॉस है ये मेरा 1 साल का थोड़ी है, 2.5 साल के लिए है। ये मेरा कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए। और भैया ये तो मेरा पहला साल है, 1 साल पूरा, तो इंटू वन कर दो। ठीक है, 1000 × 30 डिवाइडेड बाई 2.5। इस साल मेरी कंपनी 12,000 रुपया, मेरी कंपनी को 12,000 का लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये बात समझे? ये बात समझे? इंटू वन इसलिए किया क्योंकि पूरा 1 साल हो गया ना, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक। तो कितना रुपया? 12,000। ये हो गया भैया 1 साल का काम खत्म। ये हो गया मेरा 1 साल का काम खत्म। आओ भैया नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर पहला साल का तो काम हमने कर दिया, ये वाला काम हो गया। अब नेक्स्ट 31 मार्च 22 के दिन का क्या काम है ये देख लेते हैं। 31 मार्च 22 के दिन, उस दिन 31 मार्च 22 में भैया हमें सेम करना होगा, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लॉस बुकिंग करना होगा और एक रिजर्व बनाना होगा, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट।
और फिर हमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या करना रहेगा, पीएल से एडजस्ट कर देना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और ये जो हमने खर्चा किया इसको एडजस्ट कर दो, टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। वर्किंग हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं, नोट 1 में मेंशन कर देना, टीचर जाके देखेगा। भैया सेकेंड ईयर भी क्या हुआ, सेकेंड ईयर भी क्या हुआ, सेकेंड ईयर भी भैया सेम कहानी कि मेरी कंपनी में 1000 ऑप्शन था, अनवेस्टेड तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोला, तो वही बात, टोटल मेरी कंपनी को 1000 रुपया करके, 1000 ऑप्शन पे 30 रुपया करके लॉस हुआ। ये तो 2.5 साल का लॉस था, और ये तो मेरा पूरा 1 साल हो गया ना, 31 मार्च 21 से 31 मार्च 22। हाँ भैया, तो इस केस में ही मेरी कंपनी को 12,000 लॉस बुकिंग करना होगा। सेकेंड ईयर में भी मेरी कंपनी को लॉस कितना बुकिंग करना होगा, 12,000 का लॉस बुकिंग करना होगा, समझे। ये हो गया भैया सेकेंड ईयर का बात। अब आओ थर्ड ईयर में। भैया अब थर्ड ईयर, यहां तक का तो काम हो गया। अब भैया तीसरा क्या लॉस, अब भैया तीसरा और मेरे को लॉस बुकिंग करना है, तो भैया 30 सितंबर 22 के दिन करूँ क्या। भैया देखो 30 सितंबर 22 के दिन आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, लेकिन हम लोग जो भी एंट्री मारेंगे हम लोग तो साल के एंड में ही मारेंगे ना, हम लोग तो 31 मार्च 23 में ही एंट्री मारेंगे ना, उसके पहले तो एंट्री मारेंगे नहीं। क्योंकि जो भी हम लोग को पीएल में बुकिंग करना होता है, लॉस रिकॉग्नाइज करना होता है, रिजर्व क्रिएट करना होता है, सब तो हम लोग ईयर एंडेड ही करेंगे, है ना। भले ही आपका वेस्टिंग पीरियड बीच में खत्म हुआ हो, लेकिन 31 मार्च 23 के दिन ही एंट्री जाएगा, है ना। 31 मार्च 23 के दिन वापस से एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वापस से रिजर्व क्रिएट करो, तीसरा साल का रिजर्व, 2.5 साल का संस्था ना। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और फिर नेक्स्ट वही पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पीएल के थ्रू हम लोग ये वाले को लिख दिया, टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिखा रहा, आप लोग लिखोगे। नोट 1, ठीक है। और तीसरा साल भी क्या हुआ, 1000 ऑप्शन था, कुछ भी अनवेस्टेड हुआ कुछ नहीं, तो वही बात, 1000 शेयर पे मेरी कंपनी को 30 रुपया करके लॉस हो रहा है। ये तो भैया 2.5 साल के लिए था, ये तो भैया कितने साल के लिए था, 2.5 साल के लिए था। तो भैया इंटू क्या, इंटू 1 कर दो, 1 करने से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया 31 मार्च 22 से 30 सितंबर कितना होता है, आज 6 महीना, 6 महीना मतलब 0.5 कर दो, इंटू 0.5। 1 साल रहता तो हम लोग पूरा करते हैं, आधा साल रहता है तो 0.5 करते हैं, ठीक है। 1000 शेयर पे 30 रुपया करके डिवाइडेड बाई, ये तो 2.5 साल के लिए था, तो 0.5 के लिए कितना भैया, 6,000 का लॉस बुकिंग करना होगा। कितने का आपको लॉस बुकिंग करना होगा, 6,000 का। देखो ना 6,000 का लॉस, तभी तो देखो टोटल मेरी कंपनी को 30,000 का लॉस हो रहा था, 1000 शेयर पे 30 रुपया करके। एक बार मैंने 12 का किया, एक बार 12 का किया, एक बार 6 का किया, 12 12 24 6, 30,000 का लॉस बुकिंग हो गया। जो भी हो गया, तीसरे साल में 6,000 का ही लॉस खाली बुकिंग करना है। 6,000 क्यों, क्योंकि साल भी तो आधा था, और अगर कुछ ऑप्शन अनवेस्टेड होते तो वो तो एडजस्ट करते, लेकिन हमारे क्वेश्चन ने अनवेस्टेड का कुछ कहा ही नहीं इस समय। तो भैया देखो पूरा 3 साल तक हम लोगों ने जनरल एंट्री धड़ाधड़ मार तो दिया। हम्म, हम लोगों ने जब जनरल एंट्री धड़ाधड़ यहाँ तक तो हमने कर दिया काम, यहाँ तक तो काम कर दिया। आगे क्या हो रहा है, सारा ऑप्शन उन्होंने खरीद लिया 31 जुलाई 2023 को, जितना था सभी खरीद लिया। टाइम कितना तक था, टाइम था 30 सितंबर तक, सारा ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का टाइम था 30 सितंबर तक। मेरे एम्प्लॉय लोग खरीद लिए 31 जुलाई के दिन ही, पहले ही खरीद लिया, अच्छी बात है। तो 31 जुलाई के दिन एक और जनरल एंट्री मारो, 31 जुलाई 2023। क्या, वही बताओ, बैंक में रुपया आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बदले में मेरी कंपनी ने क्या दिया, इक्विटी शेयर दे दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
और प्रीमियम भी होगा तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और जो भी मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है, भैया लॉस के लिए क्या कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट को बनाए? नहीं भैया, लॉस के लिए तो आप हर साल जो रिजर्व बनाते आ रहे थे ना, क्योंकि ये बड़ा वाला सम्स है, 2.5 साल वाला सम्स है। 1 साल वाले सम्स में हम लोग कोई रिजर्व नहीं बनाते, लेकिन भैया इस वाले सम्स में अपने रिजर्व तो बनाए ना, वो रिजर्व से एडजस्ट करो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ये रिजर्व से एडजस्ट कर दिए। अब बताओ, 1000 शेयर था, 1000 करके मेरे बैंक में कितना आया होगा? भैया मेरे बैंक में तो 60 रुपया करके आया होगा, है ना। और भैया एक शेयर का मेरी कंपनी को लॉस हो रहा था 30 रुपया करके, तो 1000 पे 30 रुपया करके मेरी कंपनी को लॉस हो रहा था। लेकिन भैया एक शेयर का दाम तो 10 रुपया ही है, एक शेयर का दाम तो कितना है, फेस वैल्यू तो 10 रुपया ही है। हाँ, लेकिन भैया मार्केट में दाम तो 90 रुपया चल रहा है। दैट मीन्स भैया 80 रुपया का प्रीमियम है, 80 रुपया का प्रीमियम है। सिंपल सा एकदम कैलकुलेशन है भाई। तो 1000 शेयर पे 60 रुपया करके 60,000, 1000 शेयर पे 30 रुपया करके 30,000, 1000 शेयर पे 10 रुपया करके 10,000, 1000 शेयर पे 80 रुपया करके 80,000। हो गया, सम्स खत्म, सम्स खत्म। कुछ भी अनवेस्टेड नहीं है। लास्ट में एकदम क्या करना है आप लोग को, अपना इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट को चेक कर लेना है कि आपका इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट में हो तो माइनस, डेबिट में हो तो प्लस, ऐसे करके बस करो, एक बार चेक करो। भैया 12,000 माइनस में, फिर भैया 12,000 माइनस में, फिर भैया 6,000 माइनस में, फिर भैया 30,000 प्लस में। देखो आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 0 हो गया। 0 हो गया मतलब आपने रिजर्व को बहुत अच्छा से क्रिएट किया और यूटिलाइज भी बहुत अच्छे से किया। ठीक है, हाँ। तो देख लो, ऐसा सेम सम्स भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा सेम सम्स भी आया हुआ, बहुत इजी था ये तो। इसके पहले जो प्रैक्टिस की उससे तो काफी ज्यादा इजी था, कुछ नहीं था, समझा। आओ चलो थोड़ा इजी सम्स करा दूं, क्वेश्चन 4। देखो ये तो इजी है, तो 1 साल वाला ही सम्स है। देखो कैसे, 1 अप्रैल को क्या हुआ, कंपनी ने 100 शेयर ऑफर किया 500 एम्प्लॉय को। कंपनी ने 100 शेयर करके 500 एम्प्लॉय को, तो मेरी कंपनी टोटल कितना ऑफर करती है, 100 शेयर करके मेरे यहाँ 500 एम्प्लॉय है। तो भैया मेरी कंपनी 50,000 शेयर ऑफर की है, ठीक है, एट 50 रुपया करके। ठीक है, एम्प्लॉइज आर गिवन एन ईयर टू एक्सेप्ट द ऑफर। एम्प्लॉय को 1 साल दिया गया एक्सेप्ट करने के लिए, 1 साल का सम्स है। द शेयर इशूड अंडर द प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन, ये तो ठीक है भैया, फालतू बात बोला है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द ग्रांट डेट, जब मेरी ग्रांट डेट, जिस दिन मेरी कंपनी ने शेयर इशू किया था, जिस दिन मेरी कंपनी ने शेयर इशू किया था ऑन द ग्रांट डेट, उस दिन मार्केट प्राइस कितना चल रहा था भैया? उस दिन मार्केट प्राइस 60 रुपया चल रहा था। तो समझो 50 रुपया करके एम्प्लॉय से लेना है, मार्केट प्राइस तो 60 रुपया चल रहा है। तो एट द ग्रांट डेट मेरी कंपनी को क्या लग रहा है, जिस दिन मेरी कंपनी ग्रांट की थी ऑप्शन को, मेरी कंपनी को लग रहा है कि 10 रुपया करके लॉस होगा। समझ लो, जिस दिन मेरी कंपनी ईसोप दी है अपने एम्प्लॉय लोग को, ग्रांट डेट मतलब जिस दिन मेरी कंपनी ईसोप दे रही है, तो जिस दिन मेरी कंपनी ईसोप दी उस दिन शेयर का मार्केट प्राइस 60 रुपया करके था। तो मेरी कंपनी को क्या लगा, मार्केट में 60 रुपया है, मैं तो अपने एम्प्लॉय से 50 रुपया करके लूंगा, मतलब मेरे को 10 रुपया करके लॉस होगा। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड अंडर द प्लान इज एस्टिमेटेड एट 56। अच्छा, पोस्ट बाद में क्या हो गया, बाद में मार्केट प्राइस 56 हो गया, ऐसा बोल रहा है। बाद में मार्केट प्राइस क्या हो गया, 56। तो बाद में अगर मार्केट प्राइस 56 हो गया तो मेरी कंपनी को लॉस कितना, 50 रुपया का चीज 56 में, 56 का चीज 50 में, 6 रुपया करके लॉस, 6 रुपया करके लॉस। एंड फेयर वैल्यू ऑप्शन इज 6 रुपया करके। ठीक है, 400 एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट कब किया, 31 मार्च के दिन। समझो 1 अप्रैल के दिन मेरी कंपनी इशू करती है, 31 मार्च के दिन एम्प्लॉय एक्सेप्ट कर लेते हैं,
एक साल का सम्स है, नॉर्मल सम्स है, कर लेते हैं, नॉर्मल सम्स है, कर लेते हैं, क्यों बाकी रखें। तो वही 31 मार्च के दिन क्या हुआ, ये तो हम लोग कल किए थे ऐसा सम्स। तो इसमें हम लोग को तो कोई रिजर्व ही नहीं बनाना जब एक साल का सम्स है। जिस दिन मेरी कंपनी इशू की है, जिस दिन इंप्लॉय लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेरे को तो कोई रिजर्व नहीं बनाना है, तो नॉर्मल सम्स है। वही डायरेक्ट मेरे बैंक में रुपया आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और भैया जो भी मेरी कंपनी को लॉस होगा, हम लोग को रिजर्व थोड़ी बनाए, एक साल का सम्स में तो हम लोग रिजर्व नहीं बनाते। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस से एडजस्ट कर दो, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्योंकि भैया एक साल वाले सम्स में हम लोग रिजर्व थोड़ी बनाते, हम लोग तो रिजर्व नहीं बनाते ना। ठीक है, अब बताओ बैंक में कितना रुपया करके देगा, कितना इंप्लॉय लोग ने शेयर खरीदा। भैया मेरी कंपनी 500 को इन्फॉर्म, मेरी कंपनी 500 इंप्लॉय को ऑफर की थी, लेकिन 400 इंप्लॉय ही खरीदे हैं। तो 400 इंप्लॉय 100 शेयर करके, 400 इंप्लॉय 100 शेयर करके खरीदे हैं, है ना, हर एक इंप्लॉय के पास 100 शेयर जाएगा। दैट मीन्स भैया 40,000 शेयर का, 40,000 शेयर का मेरे बैंक में 50 रुपया करके आने वाला है ना। और मुझे लॉस कितना हो गया, 40,000 शेयर का 6 रुपया करके ही तो लॉस हुआ। क्योंकि देखो शुरुआत में मेरी कंपनी को 10 रुपया करके लॉस लग रहा था, बाद में क्वेश्चन बोला ना, ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग फेयर वैल्यू कम हो गया, 56 हो गया, तो मेरी कंपनी को 6 रुपया करके लॉस हो रहा है। और एक शेयर का दाम कितना, 10 रुपया, 40,000 शेयर का 10 रुपया करके, एग्जाम में ऐसे ब्रैकेट में दिखाया करो, है ना। और भैया प्रीमियम कितना, 40,000 शेयर पे 46 रुपया करके प्रीमियम। किस किस को बात क्लियर हुआ, 46 रुपया प्रीमियम किस लिए, क्योंकि एक शेयर का दाम 56 रुपया है, 56 रुपया में 10 रुपया तो फेस वैल्यू ही है, तो 46 रुपया करके प्रीमियम, है ना। समझे, क्या लिखोगे, बीइंग 40,000 ESOPs exercised बाई इंप्लॉइज, जैसा मैंने लिखाया था। ठीक है, आओ चलो कैलकुलेशन करो, 40,000 इंटू में 50 कितना होता है भैया, 20 लाख रुपया। लॉस कितना हो रहा है, 2,40,000। 40,000 इंटू 10, 4 लाख रुपया। 40,000 इंटू में 46 कितना हो गया, 18,40,000 रुपये। ठीक है, क्लियर, क्लियर। अब भैया ये हो गया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, पीएल के थ्रू राइट ऑफ करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो लॉस हुआ हमें, ये जो डेबिट करके रखा हूं कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस, इसको क्रेडिट कर दो टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट। कितना रुपया, 240 का लॉस हो रहा था ना। बीइंग एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट राइट एन ऑफ। समझे, तो ये हो गया हमारा क्लियर, खत्म। तो ये हो गया खत्म। तो देखो ये एक साल का सम्स था, नॉर्मल सम्स था, बस सीखने का क्या था कि भैया सबसे पहले मेरी कंपनी को कुछ लॉस लग रहा था, बाद में लॉस चेंज हो गया, बस यही वाला सीखने का था। तो देखो पीछे से हमने पूरा 5 सम्स कर लिया। हाँ, आगे से हमारा कितना बचा हुआ है, 7 6 5, 3 सम्स बचा हुआ है, और इधर से 4 3 2 1। ठीक है, 3 ही सम्स बचा हुआ है। तो जैसा कहा था कि 3 लेक्चर में आप लोग का ईसोप्स कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास बैठते हैं,
चाहे 1.5 घंटा लगे कि 2 घंटा लगे, एक ही बार में 3 सम्स करा के आप लोग के सीए बुक से जितना है ये सब तो कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, फिर जो सीएस का बुक है एक और लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, 20-25 मिनट जो भी लगेगा उससे करा दूंगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग सिर्फ 1 साल का सम्स किए थे, आज का क्लास में हम लोग 2.5 साल का 2 सम्स किए, एक तो भैया नॉर्मल सम्स किए 1 साल का, और एक तो भैया कुछ नहीं था, ऊपर ऊपर ओरली कैलकुलेशन था। आप लोग से उम्मीद है प्लीज प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में अगर आ गया तो फ्री के नंबर है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने का देरी। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो मैसेज करो, और यूट्यूब वीडियो में लाइक कमेंट करना मत भूलो यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास 4.5 साल वाला सम्स करेंगे, तो एक बार ये 2.5 साल वाला एकदम अच्छे से करके आ जाना, तो देखना 4.5 साल में कुछ ही नहीं है। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।